चीज आपको बता देते हैं। ठंडी के दिनों में ना नींद सुबह जल्दी खुल जाती है, लेकिन इसमें भी बहुत कैटेगरी का बेवकूफ होता है। नींद सुबह जल्दी खुल जाता है ना, अगर मान लो 4 बजे नींद खुल जाए या 5 बजे, तो फिर सूत रहता है लड़का। तो ओकर नींद खुलता है 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे हैं। दोबारा सुतला था 5:30 में, 4 घंटा सुतला। अच्छा, 4 बजे उठल तो फिर सुत रहला। ठीक बा। सब कोई तोरा लखन महर्षि वेद व्यास ना हो जाई, है ना। जनरल फैक्ट बता रहे हैं कि जब भी सुबह नींद खुलता है, अगर तुम आलस किया कि अच्छा तरीका देर तो हिते बतेगा आराम कर ले, तो आराम कब नींद में कन्वर्ट हो जाएगा, कब पता चलेगा, जा कोचिंग छूट गया। तो ठंडी के दिनों में आलस आता है, लेकिन नींद जल्दी खुलता है। तो आप अगर इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड कर सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं डिसिप्लिन में। कैसे? नींद जल्दी खुलता है, सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिएगा पूरे ठंडी भर, गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी पीजिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके उम्र में एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है पेट में। आपका लीवर बहुत अच्छा फंक्शन, कोई भी लड़का नहीं होगा जिसका पेट निकला होगा, है कितनों खाएगा उसका पेट नहीं निकलेगा। और दिन भर में हम एक बार खाते हैं तो यो पेट निकल जाता है। पता है क्या है? क्योंकि तुम्हारा लीवर प्योर है, अभी अच्छा से काम कर रहा है। हमारा लीवर अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा लीवर फैट को पचा लेता है, मेरा लीवर फैट को नहीं पचाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बस अपने आप को स्वस्थ रखना है, और सुबह से जल्दी रूटीन में अपने आप को सेट कीजिएगा, तो आपको दिन अच्छा लगेगा। सुबह जगना चाहिए, और दो चीज जरूर देखना चाहिए, सुबह का सूर्योदय और शाम का सूर्यास्त। ये नेचर में होने वाली दो चीजें हमेशा आपको डोपामीन देता है, आपके मन को अच्छा करता है। नेचर को देखने के बाद मन प्रसन्नचित रहता है, प्रसन्न रहता है। तो सुबह का सूर्योदय और शाम का सूर्यास्त अगर आप देखते हैं, या उससे पहले जग के नेचर को देखते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन अगर सो जाते हैं रात भर, इंस्टाग्राम देखिएगा। अभी तो कल परसों परसों 2 बजे वाला बैच के 2-4 को लेकर का हम मोबाइल चेक किए, ये हो रहा के देखे 5.5 घंटा इंस्टाग्राम देखे था। 8-9 घंटा के पूरा में 5.5 घंटा इंस्टाग्राम देखा था। आए एक बार बाद में नहीं दिखाया, बाद में जब छुट्टी हो गया तब उसका जबरदस्ती देखे, तो उसका था 4 घंटा, 3 घंटा 58 मिनट समथिंग था। तो बताओ, इतना बच्चा था, तुम लोग अपना अपना टाइम दे दे रहे हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अरे भाई, हमारा उद्देश्य अगर पढ़ना है, कब फुलफिल होगा? जब हम पढ़ेंगे। अब कल क्या क्या पढ़ाया गया अगर आपको जबान पर याद नहीं है, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। स्टूडेंट का, पुराने जमाने में कहा जाता था, स्टूडेंट का एक ही नियम होता है कि जो पढ़ना है उसको पहले पढ़ के आओ, आधा अधूरा जानकारी लेके आओ, फिर टीचर सही से एक्सप्लेन करे उसको समझो, और फिर घर पे जाके उसका अध्ययन करो, उसको याद करो। तो 3 स्टेप में आपका पूरा का पूरा, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में यही कहानी है। तो ये कहानी आजकल बच्चा फॉलो करता नहीं है। पहले पढ़ के आओ तो खैर, तो अब समाप्त हो गया है। पहले पढ़ के आओ, ये समाप्त हो गया। इसका रीजन ये है कि बच्चा बंद कर दें। बच्चा को मेहन मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है। बच्चा को मतलब रहता है तब ना कि क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड हम पढ़ के आए, पहले से पढ़ के आए कि बुक में कहाँ है, तब ना। तो पहले से पढ़ के ना आना तो खैर समाप्त हो गया है। दूसरा, कि सही ढंग से क्लास में भी नहीं पढ़ता है। हमेशा बच्चा क्या चाहता है कि हम जब भी बैठे अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे। फ्रेंड सर्कल में बैठे क्या, कि मान लीजिए अब सर इधर घूम के क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक आपस में बातचीत स्टार्ट कर देगा, इधर का उधर डिंग का डोंग कुछ 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 करते रहेगा। और
तीस कंसंट्रेशन खराब रहता है, और जिसके वजह से सही ढंग से सब कुछ चीज़ें समझ में आती नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आती है चीज़ें, और लास्ट में घर पे जाके वहीं से नोट्स फेंक देता है। अब एज फॉर एग्जाम्पल बताएंगे, खड़ा हुई तो कल क्या क्या पढ़े थे पार्ट 2 में, बता दीजिए। कल पार्ट 2 में कुछ पढ़ाया गया था, बताइए। कल फिजिक्स पढ़े थे, ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं, क्यों, कारण बताइए। रूटीन बनाए हैं पढ़ने का? नहीं। आपका रूममेट कहाँ है, खराब हुआ? तू तो कॉपी नहीं हार लिया है, नहीं। बोले, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? ईमानदारी से बोलना जो पूछ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा था? हैं? फिजिक्स बनाया था? वो तो 4 क्वेश्चन मिला था शायद, आसान आसान था, बना ली हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा फिजिक्स नहीं पढ़ा था? तुम होमवर्क बनाए हैं? हैं? होमवर्क बनाए हैं? कॉपी दिखाओ तो। जिस बच्चे के जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, वह स्टूडेंट नहीं है। उसको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर नहीं है तो फिर आप स्टूडेंट लगे, वो पशुवत जिंदगी है। बैठिए, 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 बैठिए। हैं? आप नहीं बनाए थे, बैठिए। अरे बैठिए ना। कैसा जिंदगी है? पशुवत, पशु के समान। पशु में भी कुछ पशु का फिक्स होता है कि सुबह हाँ हाँ कर देगी, उसको भूख लग जाता है, सुबह सुबह खाएगी, दूध देने का टाइम है, चरने का टाइम है। लेकिन आपके पढ़ने का टाइम नहीं है। 1000 बार बोलते हैं कि भगवान 6 से 10 रात को एकदम फिक्स रखो, कि ये 6 से 10 4 घंटा तो तुम जीते मरते हर हालत में पढ़ो। नहीं पढ़ने का कोई सवाल नहीं है। ये 4 घंटा सोकर होना चाहिए। 10 बजे खाना बनाना शुरू करो, 11 बजे तक खाना बनाओ ना, खाओ और सो जाओ। तो सर 4 घंटा में भूख नहीं लगेगा? तब भूजा वूजा रखो, घर से ठेकुआ खजूरी लेके आए, वो सब खा खा पी के, पानी पी के पढ़ते रहो 10 बजे तक। ये 4 घंटा मूल है। और दिन में किसी तरह से 2 घंटा निकालो। दिन में किसी तरह से सुबह शाम, अगर आपका कोचिंग है तो बीच में निकालो, सुबह दोपहर में कोचिंग है तो शाम को निकालो, अगर दोपहर शाम को कोचिंग है तो सुबह निकालो। एनी हाउ इस सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 2 घंटा निकालो। और तुम देखो तो 6 घंटा पढ़ना शुरू करो तो तुम एक सप्ताह में, तुम एक दिन पढ़ेगा तो अंदर से खुशी महसूस होगी, जो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और तुम एक सप्ताह पढ़ेगा तो तुम थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा अपने सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में पढ़ेगा, तीनों सब्जेक्ट में अच्छा हो जाएगा। और फिर अगर 1 महीना पढ़ लिया तो तुम अबव द एवरेज अच्छे बच्चे की कैटेगरी में आ गया, और अगर सालों भर पढ़ लिया तो खैर तो तेज के बच्चे की कैटेगरी में आ जाओगे। 6 घंटा तो कम से कम पढ़ो भाई। सबको यहाँ घर से दूर आया है, किसी गार्जियन हमको मैसेज करके पूछते हैं क्या हाल है बच्चे का, मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, किसी के पिताजी कॉल कर देते हैं, दूर दूर हैं, गांव में हैं, अलग अलग जॉब में हैं, गार्जियन भेज दिया है आपको कि हाँ बुआ, पैसा जरूरत होता है आपको भेज देता है, ना रूम रेंट का देखना है, ना टीचर का कुछ सुनना है, ना हर एक चीज के लिए आपको फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा है गार्जियन, और आप ईमानदारी से हाथ उठाना जितना पूछ रहे हैं। 6 घंटा कौन कौन पढ़ते हैं ईमानदारी से? 3 4, बताइए। मैं 60 70 बच्चा में 4 बच्चा नहीं, 5 घंटा नहीं, आप 6 घंटा पूरा ही है।
6 घंटा पढ़े मतलब 24 घंटा का 25% मार्क पढ़े आप, कितना परसेंट? 25%। अब 24 घंटा का 24 घंटा तो पढ़ नहीं सकते, 6 घंटा सोना तो जरूरी है, बिल्कुल हम मानते हैं। खाना पीना भी है, बिल्कुल हम मानते हैं। तो अपना स्टडी टाइम 25% टाइम से लेके 50% एक्सट्रीम होता है। 50 से ज़्यादा जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 12 तक 50 से ज़्यादा नहीं जाता, जब ग्रेजुएशन में जाता है तो 50 नहीं 75 करता है, 18 18 घंटा पढ़ता है। 12th में जब 12th कर रहे हैं, जब यूपीएससी की तैयारी करता है ग्रेजुएशन बाद, उस समय 18 18 घंटा बच्चा पढ़ता है, वो यूपीएससी की तैयारी करने वाला। वो एसएससी रेलवे जीडी की तैयारी करने वाला नहीं। एसएससी रेलवे जीडी की तैयारी करने वाला का हाल तो तुम लोगों से भी बदतर है। वो दिन भर में एगो कोचिंग जाता है या खाली मोबाइल पर इंस्टाग्राम, कभी एकर राजनीति, कभी ओकर राजनीति, कभी ये धर्म, कभी वो धर्म, कुछ कुछ के बारे में अनशन करते रहता है। तो थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ। कम से कम 6 घंटा पढ़ो, कम से कम 4 घंटा रात में फिक्स। उसको एकदम 4 घंटा के ड्यूरेशन में मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख देना है। गार्जियन से बात कर लेना है 6 बजे के पहले कि अब जा रहे हैं पढ़ने, अब 10 बजे तक हमको कोई मैसेज कॉल नहीं कीजिएगा, हम ठीक है, आप लोग अच्छे हैं, बस इतना बार हो गया, कहानी खत्म। कोई यारी दोस्ती नहीं। ये अगर आप मेंटेन करते हैं तो पढ़ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि आपका मूल उद्देश्य, आपका कोई भी पूछेगा, आपके गार्जियन से चाहे आपसे कोई पूछेगा कहाँ रहते हो, वो मोतिहारी, कहाँ रहते हो, तो पढ़ने के लिए मोतिहारी में इसे कर रहे हैं, 10+2 की पढ़ाई कर रहे हैं, और वही नहीं हो रहा है तो फिर रिजल्टेंट क्या भाई? जीरो। फंडा यही है कि अगर तभी आप पढ़ रहे हो ना, कल की चीज़ें आज याद हो रही होनी चाहिए, क्या चैप्टर चल रहा है वो याद होना चाहिए, उससे रिलेटेड शुरू से लेकर लास्ट तक आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपके पास फार्मूला शीट होना चाहिए। अपने आप को डायनेमिक बनाओ, अपने आप को हमेशा पढ़ने के रिगार्डिंग मोशन में रखो। मान लो फिजिक्स हमारा सब कुछ हो गया है तो केमिस्ट्री रट्टा मार लो, केमिस्ट्री हो गया है तो ठीक है मैथ्स का फॉर्मूला रट्टा मार लो। सब कुछ तो हो नहीं सकता है। बहुत सारा होमवर्क मिलता है, बहुत सारा चैप्टर पढ़ा है, सबको रिवाइज रिकॉल करो। आपको सब कुछ तो याद होगा नहीं, याद है सब कुछ नहीं, उसको रिवाइज रिकॉल करते रहना है। इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए आप डिसिप्लिन में रहोगे, सबसे पहले तो रूटीन किसी के पास नहीं है भाई। 4 बच्चा सिर्फ हाथ उठा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, 3 बच्चा 4 बच्चा 6 घंटा, जबकि हम स्टार्ट हुआ जिस दिन 30 से 31 तारीख को भी बताए होंगे, 30 नहीं 1 तारीख को, इधर 3 3 तारीख को बताए होंगे कि वो डिसिप्लिन्ड बनो, रूटीन में लाओ अपने आप को, फॉर्मूला शीट बनाओ, रिवाइज करो, रिकॉल करो। कितना आप बताइए, आपको हम कितना डांटे, कितना पीटे? अगर आप खुद नहीं, आप जानवर थोड़ी हैं, आप मनुष्य हैं, आप खुद आप में समझदारी नहीं है, बिल्कुल समझ, 14 बरस के बाद सब समझदार हो जाता है। 14 वर्ष के ऊपर जो भी व्यक्ति मजदूरी करता है उसको बाल मजदूर के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। मजदूरी कर रहा है तो पैसा कमा रहा है। और जब तुमको सोच समझ है, तुम्हारी उम्र 15 वर्ष होगा, 16 वर्ष होगा, 1 से 2 साल बाद तुम सरकार को डिसाइड करोगे कि कहाँ कौन सरकार रहेगा कौन नहीं रहेगा। 2 साल बाद तुम, जब सरकार डिसाइड कर सकता है, तो क्या तुम अपने बारे में नहीं सोच सकता है 2 साल पहले? ये जो बीमारी है मोबाइल का, उसको कम करो, धीरे धीरे समाप्त करो, और पढ़ने के तरफ बढ़ो। और अगर मैं किसी से भी कल पूछूं कि क्या चल रहा है पार्ट 2 में, क्या चल रहा है पार्ट 1 में, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको याद होना चाहिए। और ये 1 सप्ताह का थ्योरी कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, आधा 1 घंटा बैठोगे सब याद कर लोगे।
जैसे मोटी कोई बुक है, किताब है, ठीक, और उस किताब पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियली, कैसे फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियली, तो उस समय जो फोर्स बटा एरिया, देखो हमेशा फोर्स बटा एरिया ही होगा, लेकिन देखो जैसे मोटी सी किताब है, अगर हम इस किताब पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे देखना इसके शेप में थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है कि नहीं, तो जब हम ये फोर्स इस सरफेस के एलोंग लगा रहे हैं, टेंजेंशियली लगा रहे हैं, तब उस कंडीशन में इस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, और कहा जाता है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस को टाउ से सूचित करते हैं, किससे, टाउ से। और ये एक ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, और आपको ग्रीक वर्ड का लिस्ट दिया गया था, टो या टाउ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जनरली हम लोग टाउ पढ़ लेते हैं, लेकिन टो होता है, क्या होता है, टो। तो ये टाउ होता है टी जैसा, और किसको, उसको किससे सूचित करते थे, सिग्मा से, याद है, नॉर्मल को किससे सूचित करते थे, सिग्मा से, इसको किससे सूचित कर रहे हैं, टाउ से, किससे, टाउ से। ये भी फोर्स अपॉन एरिया है, और जो हम लास्ट में पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक, वो भी फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। तो फटाक से लिखो, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश लिख लिया है, हिंदी बोलूं, लिखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला स्पर्शीय बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला स्पर्शीय बल अपरूपक प्रतिबल कहलाता है। अपरूपक प्रतिबल कहलाता है। हो गया, चलिए बोर्ड पर देखिए, लिखिए पूरा। हो गया, अरे बोलो, हो गया। सबका हो गया, लिख रहा है, जल्दी लिखो। अरे बुक का फोटो बनाए हैं, है ना। सबको लिख लिया, बोलो नेक्स्ट, लास्ट क्या है, बोलो जैसे लास्ट क्या है, थर्ड नंबर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्या है बंधु, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतनीय प्रतिबल, और जनरली ये प्रेशर होता है, जनरली क्या हो जाता है, प्रेशर, तो इसको हम लोग पी से ही डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट टोटल सरफेस एरिया
is called volumetric stress. चलो लिख ही देते हैं। प्रति एकांक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बल का जो मान होता है, बल का जो मान होता है उसे आयतनीय प्रतिबल कहते हैं। और ये जो आयतनीय प्रतिबल है जनरली प्रेशर के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है। फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया कैसा भाई? टोटल, कुल। एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ ले लो जहाँ पर हर एक पृष्ठ पे फोर्स लग रहा है। कोई भी पृष्ठ का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पे फोर्स नहीं लग रहा हो, तो इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। आइए, अगर आपके ज़िंदगी में स्ट्रेस है तो परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ। लिखते जाइए, सुनते जाइए, मैं बोल रहा हूँ। जैसे पढ़ने का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो परिवर्तन होता है। या तो आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं या पढ़ना छोड़ देते हैं। दोनों होता है कि बहुत स्ट्रेस है, कौन लोड ले जाए, बहुत स्ट्रेस है, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। तो जब कभी भी जिस चीज़ का स्ट्रेस होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे ज़िंदगी में परिवर्तन होता है। लिख लिए? लिखने के बाद लिखते रहिए, सुनते रहिए। तो उसी तरह से अगर हमारा स्ट्रेस तीन तरह से है तो परिवर्तन भी तीन तरह से होगा। और कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन जो होता है उसी कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेन। हिंदी में बोलते हैं विकृति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? विकृति। डन, डनाडन डन। लिख ही रहा है बच्चा सब। लिख लिया सब कोई? चेंज कर दे स्लाइड। शीशा हार गया हाथ में, पता नहीं चला कहाँ हो गया। आइए, स्ट्रेन क्या होता है? क्या स्ट्रेन? अब मैं तुमसे बहुत साधारण सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ये रबर है, ये इसमें जैसे ही हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसकी लंबाई में क्या होगा? ये मूल लंबाई है और ये लंबाई में वृद्धि हो गई। तो जो चेंज इन लेंथ होगा क्या होगा? और अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसी के रेशियो को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्ट्रेन। हिंदी में बोलते हैं विकृति। क्या बोलते हैं? मान लीजिए आपकी पहली से आकृति 6 फीट की है। कितने फीट की?
और आपको लमड़ा के 6.5 फीट कर दिया जा रहा है। कितना कर दिया जा रहा है? तो आपके आकृति में कितना का परिवर्तन आ गया है? तो 0.5 फीट का। किसका? तो बटा परिवर्तन बटा मूल। मूल कितना फीट है? आप 6 फीट। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? स्ट्रेन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? विकृति। तो हमें जो पढ़ना है उसका नाम क्या है? स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? विकृति। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। स्ट्रेन या विकृति। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन या विकृति क्या होता है भाई? तो इसका डेफिनेशन बहुत आसान है कि इट इज द रेशियो। ये रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू दैट ऑफ ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपके आकृति में, किसमें? आकृति में परिवर्तन हो रहा है, तो आपका आकृति हो सकता है सिर्फ लंबाई में हो सकता है आपका आकृति एरिया में हो सकता है आपका आकृति वॉल्यूम में हो। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप में स्ट्रेन भी कितना होगा? 3। स्ट्रेन को सामान्यतः हमें एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। किससे? देख लीजिए, या तो आपको ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा, दोनों का मतलब होता है एप्सिलॉन। क्या? कैसे डिफाइन करते हैं? तो चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन मतलब लंबाई होगा तो लंबाई, कोण होगा तो कोण, और आपका वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम, अपॉन मूल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो सर डायमेंशन क्यों बोल दिए? तो देखो, अगर एक डायमेंशन की बात होती है तो लंबाई कहलाता है। एक डायमेंशन की बात होती है तो क्या कहलाता है? लंबाई। दो डायमेंशन की बात होती है तो क्या कहलाता है? एरिया। और 3 डायमेंशन की बात होती है तो क्या कहलाता है? आयतन, वॉल्यूम। अरे पता है ना तुमको? एरिया का क्या होता है ऐसा यूनिट? मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का क्या होता है ऐसा यूनिट? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर, मीटर क्यूब। वो तो सीसी तुम लोग याद रखते हो, केमिस्ट्री में छोटा यूनिट है और ज़्यादा काम देता है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब याद रखते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी। लेकिन मीटर क्यूब होता है ऐसा यूनिट। क्या होता है? मीटर क्यूब। तो वहाँ क्यूब मतलब 3 पावर मतलब 3 डायमेंशन, 2 मतलब 2 पावर मतलब 2 डायमेंशनल। और सिर्फ लंबाई में रेडियस बताना हो, परिमाप बताना हो, सब क्या है? मीटर 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 में करते हैं, तो सिंगल डायमेंशन की कुछ और। तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बताइए स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? या अनुपात होता है कि कुछ और होता है? अनुपात। किसका अनुपात होता है? चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन या कॉन्फ़िगरेशन बात बराबर है। डायमेंशन या कॉन्फ़िगरेशन बात बराबर है। लिख ही देते हैं। डायमेंशन या कॉन्फ़िगरेशन बात क्या है? बराबर है। और अपॉन ओरिजिनल चाहिए कि कुछ और? ओरिजिनल। अरे हाँ या ना? है? तभी कौन? देखो, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तुम समझते ही नहीं हो, पहले सुन लो। ये जो इसका लंबाई है तो ये रबर का कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो एलिमेंट का, मतलब एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है और कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सेल में है। ये सब सेल में है। एसपीडीएफ क्या होता है? कौन से सब सेल में है, यही नहीं लिख पाते हो?
अरे बोल ही नहीं रहे। उसी तरह से ये इसका जर्रा जर्रा का पूरा डायमेंशन, आकार क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आकार, क्या, या फिर तुम कह लो डायमेंशन का भी मतलब होता है आकार, या फिर साइज कह लोगे, उसका भी मतलब क्या होता है, आकार। ये इंग्लिश है थोड़ा, जैसे साइनोनिम्स, सिनोनिम्स का नाम सुना है? अरे श्रुति सम, पर्यायवाची शब्द का नाम सुना है? वही है पर्यायवाची शब्द। तुम लोग साल भर इंग्लिश पढ़ते हो तभी है तो वह इंग्लिश मचाता है। चल लिख लिया इंग्लिश, हिंदी बोले? नहीं सर, जल्दी से लिखो। साल भर पढ़ता है सब इंग्लिश, तो यू इंग्लिश के बोले आता है? नहीं है। आई एम गोइंग, यू आर कमिंग। हिंदी में अभी आएंगे। विकृति लिखा गया है, विकृति। आंख खराब है, चश्मा लगा के आओ, अन्यथा आगे बैठो। लौकबे नहीं करता है, फिर बताइए, ये शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं के हैं? लौकाई घिउराई नहीं कहिए, कहीं दिखाई नहीं देता है। अब कहिए लौकबे नहीं करता है, घिउरा नहीं करता है, कोहड़ा नहीं करता है, घिउराई लौकाई नहीं कहिए। अब वही खिड़की के बंद कर देले बा हो, तू चाही बारा कि दम घुट के लोग मर जाए? खोला हो खिड़की, ऑक्सीजन आवे दा। अरे जैकेट पहन के आयल बारे तो ये तोरा ठंडे लगई हो हैं? रवि भैया के। ऑक्सीजन आने दो। हिंदी बोलो। विकृति लिख के डायसे जे लिखे। लिखिए, संरचना में परिवर्तन तथा मूल संरचना के अनुपात को विकृति कहते हैं। मूल संरचना के अनुपात को विकृति कहते हैं। मूल संरचना में अनुपात को विकृति कहते हैं। हो गया? अरे बोल ही नहीं रहे, कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए, तो ये बीमाहीन होगा कि इसका ऐसा यूनिट होगा? पढ़े हैं, डायमेंशन लेस होता है। मान लीजिए ऊपर फीट नीचे फीट, फीट से फीट कट गया, क्या होगा, बचेगा कुछ? बचेगा नहीं। तो ये क्या होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। क्या होता है ये? यूनिट, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। बीमा भी नहीं, न इकाई न बीमा, डायमेंशन लेस। ये क्या होता है बोलो, जैसे इकाईहीन, इकाईहीन एवं बीमाहीन दोनों होता है। बीमा से भी हीन होता है और इकाई से भी हीन होता है। कौन? स्ट्रेन की कुछ और, स्ट्रेन। इसमें कोई ना डायमेंशन होता है ना कुछ, फटाफट लिखते जाओ जल्दी से। ये क्या होता है, इकाईहीन और बीमाहीन। तुम्हें क्या लगता है कितने तरह का होना चाहिए? जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। स्ट्रेन कितने तरह का? बस इस पूरे चैप्टर में तीन चीज है, तीन स्ट्रेस तीन स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो तीन मॉडुलस, तीन गुणांक, बस यंग्स, उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, तीन। बस टोटल 9 चीजें ही पढ़नी है इस चैप्टर में, और उसी से रिलेटेड छोटा मोटा चीजें पढ़नी है। लिख लिया? चलिए अब मुंडी ऊपर कीजिए, बोर्ड पर देखेंगे सब कोई। कौन बतिया रही है रे?
टिकट ऐसा ना मिला है का? चलिए मिटा दिया जाए सबके लिए। चलो मुंडी ऊपर करो, बोर्ड पर देखेगा। अगर हम बात करते हैं एक रबर का, और ये रबर का एक स्टिक है, अगर हम फोर्स लगाते हैं इधर और फोर्स लगाते हैं इधर, और मान लेते हैं इसके लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, इसके लंबाई में थोड़ा सा क्या हो गया, परिवर्तन। और कितना परिवर्तन हो गया, डेल्टा एल। कितना परिवर्तन हो गया, डेल्टा एल। इसके लंबाई में कितना परिवर्तन हो गया, डेल्टा एल। और ओरिजिनल यहां से यहां तक लेंथ क्या था, एल। तो चेंज कितने का हुआ, ओरिजिनल कितना है, तो चेंज अपॉन क्या क्या, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज कितना है, डेल्टा एल। और ओरिजिनल कितना है, एल। इसको हम लोग नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्योंकि लेंथ के लॉन्ग होता है कि किसी और के लॉन्ग, लेंथ के लॉन्ग। किसके लॉन्ग होता है, लंबाई में क्या हो रहा है, या तो वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, या कमी हो रहा है। कमी कहाँ बताएं सर, हमने कहा ले लो भाई, ये ओरिजिनल लेंथ है तुम्हारा, ये कौन सा लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, एल मानते हैं। जैसे फोर्स अंदर के तरफ लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, अंदर के तरफ, तो इसके मूल लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। और इसके मूल लंबाई में कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा एल का। तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम, क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वहां तो साइज था, अब यहाँ क्या है, लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम लोग क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन भी कितने तरह का, तीन तरह का। जितना स्ट्रेस उतना ही स्ट्रेन, याद रखना है। जितना तरह का स्ट्रेस उतना तरह का स्ट्रेन। स्ट्रेस कितने तरह का, तीन। कौन कौन, लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल, उसके बाद सियरिंग, उसके बाद या सियर, और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक। तो स्ट्रेन भी कितने, तीन। कौन कौन, लॉन्गिट्यूडनल, फिर सियर, और फिर, अरे बोलो जैसे, वॉल्यूमेट्रिक। अगर आपको हिंदी याद रखना मुश्किल होगा तो मुझे लगता है, इंग्लिश याद रखना मुश्किल होगा तो तुम हिंदी याद रखोगे। मुझे लगता है कि इंग्लिश ही आसान है, इसका इंग्लिश ही आसान है। अनुधैर्य, क्या, अनुधैर्य। उसके बाद क्या होगा, स्पर्शीय। उसके बाद क्या होगा, आयतनीय। पानी का खपत कम हो रहा है, चलेगा क्या, कह रहे हैं पानी का खपत कम हो रहा है। हाँ तो एक ही पानी दे रहे हैं ना, तो हो सकता है कि थोड़ा दिन और के बाद आपको 2-3 दिन में एक पानी देना पड़े, और उसके बाद कुछ दिन बाद कहेंगे कि हम फोन करेंगे तो पानी दीजिएगा। क्योंकि ज्यादा ठंडा में पानी पीता उता लड़का नहीं है। गर्मी में तो पूछो नहीं, छौ छौ केन खत्म कर देता है सब। लिखबा कि ना लिखबा, बदमाशी शुरू भेल तोहर।
तू ही बिगाड़े तू ही बनाए तू ही है। कब वो भाई कौन डिजाइन से पहनने पड़ा? फिर हिंदी बोलूं? कल हम हर एक पॉइंट सुनेंगे। आज जितना देर सुना है उतना देर में सुनेंगे और उसके बाद कलरफुल कलरफुल बना देंगे चेहरा आपका। बोलूं? डायग्राम में बना रहा है, जल्दी बनाओ। नहीं डायग्राम बनाए हैं? बनाओ ना डायग्राम, हो ना बनाओ। चलिए तो हिंदी मीडियम वाला थोड़ा सा लिखे तो। अनुदैर्य विकृति। अनुदैर्य विकृति। अनुदैर्य विकृति। बोलूं? अनुदैर्य विकृति। अरे बोलूं? लिखिए। लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई के अनुपात को। लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई के अनुपात को। लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्य विकृति कहते हैं। फॉर्मूला नीचे है, क्या लिखा हुआ है? एप्सिलॉन एल। एल बोले तो लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। चाहे आपका वो लेंथ इंक्रीज हो चाहे आपका लेंथ डिक्रीज हो, फर्क पड़ता नहीं है। ही बिगाड़े तू सवारे, तू बिगाड़े तू सवारे, चरणों में चारों धाम हे राम। हो गया? अरे बोले रहा है। तो आज के क्लास में आपने पढ़ा स्ट्रेन, फिर सबसे पहला पढ़ा आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, उसके बाद आपने पढ़ा क्या? स्ट्रेन। क्या पढ़ा? स्ट्रेन। फिर आपने पढ़ा स्ट्रेन का टाइप। स्ट्रेन के टाइप में सबसे पहला क्या था? लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा कौन है? शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन जो स्ट्रेन है उसमें एंगल में परिवर्तन होता है। एक्चुअली एंगल में परिवर्तन नहीं, थोड़ा सा लंबाई में परिवर्तन होता है जो एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? एंगल। तो उसको हम लोग देखेंगे कल। और कल हम लोग स्ट्रेन को समाप्त कर हुक्स लॉ पे चलेंगे। कौन सा लॉ याद है? हुक्स लॉ एक बार और बताए थे, किसको याद है? किसको याद है? बताए थे, कहाँ बताए थे? कौन सा फॉर्मूला आया था, किसको याद है? हाँ तो क्लास में ना, तो बाहर मार्केट में थोड़ी बताए ले हो हम, वही वक्त क्लास में बताए थे। स्प्रिंग फोर्स बढ़ा था। कौन सा फोर्स याद है? स्प्रिंग फोर्स। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। वहीं पे क्या आया था? हुक्स लॉ। यहां भी रॉबर्ट हुक आएंगे और अपना लॉ देंगे, हुक का नियम। हिंदी में थोड़ा खतरनाक हो जाता है, लिखा जाता है हुक के नियम।
अधेनियम, और इंग्लिश में ठीक रहता है हुक्स लॉ। मुझे नहीं लगता है कि जो कल होमवर्क दिया गया था उसमें आपको परेशानी होगी सिवाय एक के। सिवाय एक के मुझे नहीं लगता है कि आपको परेशानी होगी। तो जिसमें परेशानी है उसी को हम लोग डील करेंगे। उसके बाद इंक्लाइन प्लेन पर चलेंगे, और उसके बाद अगले सप्ताह में वर्क पावर एनर्जी शुरू होगा। क्या शुरू होगा? मोस्टली बुधवार से हम लोग वर्क पावर एनर्जी शुरू कर देंगे। आइए मुंडी ऊपर करें सब कोई। आए बउआ, राम खिलावन, बोर्ड पर देखिए। जो लास्ट वाला होमवर्क था जिसको बोले थे कि उसमें ऐड कर लेने के लिए, उसका डेटा आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। यहाँ पर एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक का मास कितना था? 10 kg। और इस पे फोर्स अंदर के तरफ लग रहा था, कितना लग रहा था? 100 न्यूटन। और एंगल कितना था? 37 डिग्री। यही था। म्यू का मान कितना था? म्यू का मान 0.5। सुन लो, देखेंगे सभी जो बच्चे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं उनके लिए तो सब बहुआ छाप क्वेश्चन होना चाहिए। कौन सा? पता नहीं तुम लोग काहे नहीं बना पा रहा है। बनाए हैं, चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले हमें करना क्या है, क्या स्टेप बताए थे? फोर्स को तोड़ना है कि कुछ और है? तोड़ना है। तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो इधर चला जाएगा 100 कॉस 37 डिग्री, और इधर नीचे की तरफ आ जाएगा 100 साइन 37 डिग्री। तो 100 कॉस 37 डिग्री का वैल्यू कितना बार निकाल चुके हम लोग? कितना होता है? 80। और 100 साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 60। कितना बार निकाल चुके हैं? यस और नो? तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका डायग्राम फिर से बनाएंगे। इसमें अब किधर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 60 न्यूटन। और इधर के तरफ कितना फोर्स लग रहा है? बोलो। 80 न्यूटन। अब दो फोर्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है। पहला mg कितना भाई है? mg कितना है? बोलो जैसे 100। m का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10। उसके बाद ऊपर की तरफ क्या लगता है? बोलो जैसे नॉर्मल रिएक्शन की कुछ और। तो हम लोग बैलेंस करके नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालते हैं। बोलो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? ऊपर लगने वाला फोर्स अकेला है कि दुकेला है? अकेला है। और नीचे लगने वाला फोर्स कौन है? 100 प्लस 60। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इस तरह से कितना हो जाएगा? 160। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 160। अगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 160, तो बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। कितना लगेगा फ्रिक्शन? बोलो जैसे। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू 0.5, और एन कितना आ गया है? नॉर्मल कितना आ गया है? 100। अरे नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 160। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पर इधर लगेगा 80 फोर्स, तो फ्रिक्शन भी कितना लगा देगा? 80। और नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा? 0। समझा कि नहीं? अच्छी बात है। एक चीज बताओ, जो पहला एग्जाम्पल था, क्या उस सबसे पहले एग्जाम्पल में उसका भी डेटा यही था? बोलो। उसमें जाके देखो तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? उसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा है? हैं? और इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा है? बोलो। कितना फ्रिक्शन लग रहा है? और उसमें, अब सुनो, ग्रास कटर को देखते हो? घास काटने वाला।
कभी फिल्मों में देखा होगा। तो घास काटने वाला ऐसे ले जाया जाता है कि धकेल के ले जाया जाता है। मतलब घास काटने वाला जो मशीन होता है उसमें हैंडल लगा होता है, तो इसको इधर के तरफ ऐसे ले जाते हैं कि आगे की तरफ पुश करके ले जाते हैं। काहे? क्योंकि फ्रिक्शन पकड़े और घास को प्रॉपर ढंग से काट पाए। अगर तुमको 10 kg का ब्लॉक दे दिया जाए, कितना, और इधर से लकड़ी जोड़ दिया जाए एक, कि बउआ अब तो तुम पढ़े ढंग से है नहीं तो कूली का काम करना पड़ेगा। स्टेशन पर 10 किलो का किसी का ब्लॉक है और वो मालगाड़ी में आपको ढोना है, तो आप बताइए कैसे ले जाइएगा इसको। आप इस तरह से पकड़ के पीछे से ऐसे बढ़िएगा कि धक्का देते हुए आगे बढ़िएगा, धक्का देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो बेवकूफ धक्का देते हुए आगे बढ़ेगा उसको घर्षण कितना फील करना पड़ेगा, और जो पीछे से इसे ठेला गाड़ी पकड़ के ले जाता है उसको कितना करना पड़ेगा, मात्र और मात्र 20। तो आप देखते होइएगा जितना मजदूरी करता है, चाहे जितना बैलगाड़ी से लेके टमटम तक, सब में घोड़ा चाहे खींचने वाले को आगे रखा जाता है ऐसे। कभी देखे हैं फिल्मों में, अमिताभ बच्चन का फिल्म देखिएगा, ठेला गाड़ी वाला कोनो फिल्म देखिएगा तो ऐसे खींचता है मर्द। अच्छा ठीक है, तो ऐसे खींचता है। अगर आदमी ठेला गाड़ी खींचता है तो ऐसे खींचता है, ऐसे हाथ में रखे रहता है और इस तरह से आगे आदमी बढ़ता है और पीछे से गाड़ी आता है। ये देखा है? या टमटम देखा है, बैलगाड़ी देखा है, सब में किधर होता है, आगे होता है कि पीछे? तो तुम सोचो ऐसा क्यों नहीं होता था कि आगे रहे क्या आपका गाड़ी, आप पीछे रहे बैल, उसी तरह से धकेलते जाए। तो धकेलना क्या होता है, धकेलने में कितना फ्रिक्शन लग जाएगा और कैरी करके ले जाने में। तो जब कभी भी समझदारी देखना, किसी भी मजदूर को देखो, कोई भी मजदूर है, तो जब उसको ले जाना होता है कैरी करके, ठेला ठेला वाला सुना है ना, जहाँ पे चीज़ें लादा जाता है उतारा जाता है वहाँ पर वो सब ठेला वाला जनरली देखने को मिलता है। आप कभी स्टेशन पर जाइएगा, कहाँ पर, स्टेशन पर, तो वो रहता है दो पहिया जहाँ पर लाद लूद के ले जाता है। तो अगर उसको ऐसे ले जा रहा है, ऐसे पीछे से पकड़ के, तब क्या है, बैलगाड़ी जैसे या टमटम जैसे, तब उसको फ्रिक्शन कम लगाना पड़ेगा कि ज़्यादा है, कम। और ऐसे धकेल के ले जा रहा है तो फ्रिक्शन। तो पुशिंग इज हेवियर देन पुलिंग। पुशिंग आसान है कि पुलिंग आसान है? पुलिंग आसान है। क्या? जनरल केस में। किस केस में? जनरल केस में। खींचना आसान है कि धक्का देना आसान है? खींचना आसान है। धक्का दीजिएगा तो घर्षण 80, सेम चीज ना था, एक भी चीज बदला है नहीं, बस फोर्स का डायरेक्शन बदला। तो तुम धक्का दिया तो कितना हो गया, और तुम खींचा तो कितना हुआ। उसी एंगल पर सेम ब्लॉक के लिए अगर तुम उसको खींच के ले जा रहे हो तो क्या होगा, 20 न्यूटन का ही फ्रिक्शन लगेगा। मतलब घर्षण कम लगेगा कि ज़्यादा, विरोध कम झेलना पड़ेगा कि ज़्यादा। और अगर इसको धक्का देकर आप इधर से ले जाते हैं कि नहीं ठीक है अब हम धक्का दे के ले जाएंगे, उतना ही एंगल पर उतना ही फोर्स, तो पता चलेगा घर्षण कितना लगा बंधु। तो इसलिए कहा जाता है कि खींचना आसान होता है कि धक्का देना। खींचना आसान होता है, धक्का देना आसान नहीं होता है। क्या आसान होता है? खींचना। और धक्का देना आसान। सीधे 4 गुना हो गया, 20 चौका, 20 चौका। अरे सेम एग्जाम्पल था कि डिफरेंट, पहले सोचो, सेम था ना। एक में फोर्स ऊपर था जिसको खींच रहा था, वो क्या कर रहा था, खींच रहा था। तो खींच रहा था तो नॉर्मल का वैल्यू कम हो गया, फ्रिक्शन 20 लगा, फ्रिक्शन क्या लगा। और इसी में क्या हो रहा है, अब नीचे की तरफ धक्का दे रहा है जिसके कारण नॉर्मल का वैल्यू बढ़ गया और फ्रिक्शन कितना लग गया, 80। और इतना 80 लग गया कि उसको बढ़ने ही नहीं दिया। मतलब 4 गुना घर्षण बढ़ गया कि कुछ और, 4 गुना घर्षण बढ़ गया। बात एक क्लियर है या नहीं है? अरे बोल ही नहीं रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल जो भी लिखा गया था फटाक से उतार लीजिए। कितनों का सही, हाथ उठाओ तो। 1 2 3 4 5 गर्ल्स में, बस। लग रहा है तुम लोग आजकल खूब पढ़ रही है।
लक्षण दिखाई दे रहा है। हो गया? तुम नहीं बनाया था? सही था। गुड। है? क्या बोल रहा है? समझाने के लिए? उस समय से कति कलियर रे? कति कह रहा है? कल नहीं आया था? कल नहीं आया था? नहीं तो जाके वीडियो, जिस दिन नहीं आओ वीडियो क्या नहीं जाके देखता है? इंस्टा रिचार्ज चट्टा कहीं का, इंस्टाग्राम चलावे तरह रिचार्ज रहा ले। 5-5 घंटा इंस्टाग्राम फेसबुक चलावे तो ये रिचार्ज बा। हुआ तो फिर इसको समझाना मुश्किल है। अब कल आप आए ही नहीं है, तब तो खैर असंभव है। तब आंख बंद करके छोड़ दीजिए, कल का वीडियो जब रिचार्ज कर लीजिएगा तो देख लीजिएगा, है ना? तब ये आपको आ जाएगा। अभी अभी जस्ट नया चीज पढ़ा रहे हैं, उसको समझिएगा और इसको बनाइएगा। अब कल के क्लास को पूरा समझाना संभव है? पता नहीं तुम लोग का घोड़ा बेच के सोता है। गोली खानी कैसे समझा देंगे? गोली खानी समझा देंगे तो गोली खानी समझ लेगा। हैं? गोली खानी समझा दीजिए। कौन? टेबलेट दे दीजिए, सर खा लेगा, पानी पी लेगा, हो जाएगा। गोली खानी समझा दीजिए, देखो ना एक भाषा। और दोनों भाईवा नहीं ख्याल खूब सुतई बा ओकनी। रात में खूब खाई बा, खूब सुतई बा। 12-1 बजे तक लड़का सब खूब मोबाइल देख रहा है और 7 बजे तक सो रहा है। जिस तरह से सभी चीजों में रिवॉल्यूशन हुआ, उसी तरह से तुम्हारे स्टडी में भी रिवॉल्यूशन होना चाहिए। और मेरे अनुसार गार्जियन को, अपने अपने गार्जियन को कहो कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन औचक निरीक्षण कीजिए। औचक निरीक्षण समझते हो? सडन इंस्पेक्शन। अचानक से पहुंचिए, क्या कर रहा है हमारा लड़का, बस कह दीजिए कि बाबूजी आजकल पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है, एक काम कीजिए कि 2 दिन चेक कीजिए कि हम पढ़ रहे हैं ढंग से कि नहीं, है ना? है? हो गया? उतार लिया? चलो, अब आओ केस नंबर 1 अब हो गया है, केस नंबर 2 देखना है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आनत तल पर, आनत तल पर घर्षण। ए, देखेगा कि नहीं जी तुम? अच्छा, अभी आके बैठ रखा। हाँ। कौन क्वेश्चन? वही मैंने से एगो न बने वाला क्वेश्चन बतैली है। न बनल हा? एको को न बनल बा? अच्छा, कई गो नहीं बना है? एक ठो। तो वही ने एक ठो लास्ट वाला नहीं बना है। लाइए कॉपी लाइए, जो नहीं बना है बना देते, लाइए 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 लाइए, जल्दी कॉपी लाइए। इतना लेट लेट से पूछिएगा? यही नहीं बना है? चलिए ठीक है, जाइए बैठिए, बना देते हैं। इनका कहना है कि सर एक क्वेश्चन है जिसमें मास दी नहीं दिया हुआ है। मास नहीं खेगा हो?
10 kg है। डी का बोलो तो मास कितना है? 5 kg। चलिए, मर्दे तू तो लिखला ही नहीं खा, कैसे बना ले रहा हो? मास लिखल करा। अच्छा पहले लिखे थे। आइए आइए, 10 kg बना, 10 kg रख दिए इसलिए ना गड़बड़ा गया है। 5 kg मास है डी का। 5 kg नहीं जी। इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 37 डिग्री है। अब बताओ मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। चलिए आप देखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? तोड़ना होता है फोर्स को कि कुछ और को? फोर्स को। क्या करना होता है? तोड़ना होता है। जिसके साथ एंगल उसके साथ वैल्यू रखिए। 20 × cos 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5। 5 चौका 4 चौका 4 चौका 40। कौन कहीं बरे खा पी गया वही बड़े का तो नहीं। और ऊपर फोर्स लगाइएगा तो क्या आ जाएगा? 20 sin 37 डिग्री। तो 20 × sin 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5। कटाइएगा तो कितना आएगा? 12 न्यूटन। ठीक। अब नीचे कितना? mg। और ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? नॉर्मल प्लस 12। बैलेंस करेंगे। नॉर्मल प्लस 12 बराबर मास कितना? 5g का वैल्यू 10। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या निकल गया? 50 - 12 बोले तो 38। अब फ्रिक्शन का वैल्यू बताइए। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन। तो म्यू का वैल्यू 0.1 इंटू 38 गुना कीजिएगा तो 3.8 न्यूटन। कितना न्यूटन? अब इस ब्लॉक को ध्यान से देखिए। ब्लॉक पर आगे कितना फोर्स लग रहा है? 16। और पीछे कितना लग रहा है? 3.8। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 - 3.8/5 मतलब 12.2/5। और कटा दीजिए 2.4 समथिंग आएगा। 4 आया है। कटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 2.44 आ जाएगा। लीजिए बउआ, 2 - 4 तो और खतरनाक आ जाई हो तो। गड़बड़ बात। 10 kg रख ला थे। मोबाइल ले बड़ा, फोटो खींच ली है जल्दी। अब बन जाएगा, समझ लिया? तो ये फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। मान लो घर पे जाएगा नहीं बन पाएगा तो फिर। अच्छा तो वीडियो है, चलो कोई बात नहीं। आईफोन। आनातल पर घर्षण। आनातल समझते हैं क्या? इंक्लाइंड, ऐसा तल जो क्षैतिज के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आनत तल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। कौन सा? अब इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होता है? ध्यान से देखिए सब कोई। जैसे कोई वस्तु रखते हैं, जैसे कोई वस्तु रखते हैं तो mg का एक घटक इधर लगने लगता है। mg साइन थीटा इधर लगने लगता है एक घटक। पहले mg किधर लगता है? धरती किधर खींचती है? अपने तरफ mg। अब इस बउआ, पढ़ाई वढ़ाई नहीं खा तू। सीधे डायरेक्ट नेते बन जाए के बाद खाली आईफोन चला ले से होई। नीचे क्या लगता है? mg। mg का एक घटक इधर क्या लग जाता है? mg साइन थीटा। और mg का एक घटक इधर क्या लग जाता है? mg कॉस थीटा। और ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्मल। तो आपको याद कराया गया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होता है? mg कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है? mg कॉस थीटा। अगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg कॉस थीटा आ गया तो हमारा फ्रिक्शन कौन रोक सकता है? यहाँ पर फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद रखेंगे, म्यू
एम जी कॉस थीटा। किस प्लेन पर? इंक्लाइन प्लेन पर। इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन का फॉर्मूला बोले इसे कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा, और इधर कितना फोर्स लगेगा, म्यू एम जी साइन थीटा। समझा या नहीं? कौन सा प्लेन है? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस पूरे चैप्टर का समरी। फ्रिक्शन का फॉर्मूला ओरिजिनल, सरफेस प्लेन हो, सरफेस क्या हो, प्लेन, तो फॉर्मूला म्यू एम जी, हाँ हाँ हाँ, प्लेन में म्यू एम जी साइन थीटा, कपार थीटा लगा दो। और अगर इंक्लाइंड हो, क्या हो, अरे प्लेन, या फिर तुम ऐसा कर लो ना इसको, हॉरिजॉन्टल, चलो। और क्या हो, अगर इंक्लाइंड हो, आनत हो, क्या हो, आनत, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एम जी कॉस थीटा। याद रखना एक चीज कि फ्रिक्शन का मेन फॉर्मूला क्या है, म्यू इन टू एन या म्यू इन टू एन आर। अरे हाँ या ना? और ये स्पेशल बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड करके चैप्टर बनाया गया है। वास्तव में चैप्टर नहीं है। आप जाइएगा एनसीईआरटी में तो इस नाम का चैप्टर नहीं मिलेगा, हाँ एचसीओ में मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कहता है कि सब कुछ तो हमारा फोर्स से ही रिलेट कर रहा है, सब कुछ हमारा किससे रिलेट कर रहे हैं, फोर्स से। तो अगर इस चैप्टर पे कमांड चाहते हैं तो फोर्स के चैप्टर पर थोड़ा सा आपको कमांड होना चाहिए। और फोर्स अगर आपको आता है तो इस चैप्टर में फ्रिक्शन में हर एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हर एक क्वेश्चन आ जाएगा, जब उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा एक फोर्स लाना है, कौन, फ्रिक्शन। एक्स्ट्रा एक फोर्स लाना है, क्या, फ्रिक्शन। अभी तक आप जो क्वेश्चन किए हैं सब में एक्सीलरेशन निकाला है कि नहीं? एक्सीलरेशन कौन सा चैप्टर में निकाला है, एनएलएम में कि कुछ और में, एनएलएम में। और उस एनएलएम चैप्टर में एक्स्ट्रा फोर्स क्या आ गया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मेन फॉर्मूला क्या होता है, बोला जैसे म्यू एन, और अगर प्लेन सरफेस या हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा तो म्यू एम जी, और इंक्लाइन मतलब आनत होगा तो म्यू एम जी कॉस थीटा। यस और नो? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो क्या लगता है कि आप फटाफट अब क्वेश्चन बना के दिखाइएगा इंक्लाइन प्लेन वाला? तो पहले लिखिए, तब ब्लॉक सिस्टम से बताएंगे। 5 बजे वाला बैच का तुम ही एक है इसमें, क्या जी, ये हीरो तुम ही है। 3 4 को वीडियो भेजे थे, देख लिया है? कहिए देखवा। तुम नोट्स भेज दिया रे, पूरा भेज देना आज। नोट सुनो, नोट्स भेज दे रहे हैं, तुम सुन लो, तुम्हारे लिए है। नोट्स भेज दे रहे हैं, उसको पूरा राइट डाउन कर लेना है और वीडियो देखते जाना है 2x पर लगा के। तो हार्ड वर्क कर रहा, क्या करबा तू, यही में रहा, अपने छिटिक के चल गेला। तू तेज लड़का के कैटेगरी में रहा, क्वेश्चन बनावा फटाक से। तू ही मेरी माता, तू ही पिता, तू ही है जग का शान। नेता बनी का, लिख तो रहले तो भाषण मारी रहले, उठेंगे। एक ऐसा पॉलिटिशियन बचेगा बहुत से लोग, देश गहिरा में जा रहा है। कह रहा है 10 कट्ठा खेत बेच के जीतेंगे और 10 बीघा खरीद लेंगे। अब बताइए, तो
विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा कि इसका विकास होगा? तो नहीं, और ये जमीन कैसे बा? कट्ठा? खेत वाला, खेत वाला। हम्म, लाख रुपए धूर? हाय उतार ले ला बगो। इधर मोतिहारी इतना हो गल बरे। हाँ, हम गेली सैनिक रोड से। एक बार ऐसे रहे, सैनिके बना देलक। हम गे रही सैनिक रोड पर। हो गया? अरे हो गया, बोलो ना जी। स्वामी में इंडियन आर्मी में गाड़ी चलाई। हम 7 साल बाद इधर से संन्यास लेके जाएंगे, वाल्मीकि आश्रम में रहेंगे, वहीं पे बाबा हुआ बनेंगे 8-10 साल बाद। उत्तर प्रदेश में। बंडी? बंटी बोलने कथी होता है? हैं? वाह, साफ लेना बाइक नहीं। उतारते रहिए। ना, तोरा वोट दिला से हमें वो जीत जाए। हाँ, ये तो वो सही कहला। तो हमू जन सुराज के बारी हमार जीती थोड़ा ही ठीक ना। तो तू हमरा वोट देबो, हम जीतम थोड़ा ही। हैं? 10 को सीट ले आएगा ना जी? हाँ, 5 को सीट लाएगा ना? एगो सीट तो पक्का है, केसी सिन्हा के कोई नहीं हराएगा। हमरा कहित नॉमिनेशन दिवा देती, कम से कम नहीं हो जाती तो रहित नाम। हो गया। नेता बनने में कितना फायदा है, 2 मिनट सुन लो। ए, बता दिए हैं। एक इंजीनियर से ज्यादा सैलरी। किससे? एक अच्छा जॉब से ज्यादा सैलरी। पटना के सबसे टॉप क्लास एरिया में अपना एक फ्लैट नहीं, एक आवास। आवास का मतलब होता है आगे खाली जगह है, पीछे खाली जगह है, हेने गार्डन, हेने मन करे तो तालाब खनवा द, हेने कुत्ता के घर, हेने नौकर के घर, ये सब रहता है। पॉस एरिया में, बेली रोड एरिया में, जिस एरिया में विधायक का सब घर होता है, उस एरिया में कहीं आपको रेंट वेंट नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा इधर उधर रेंट मिलबो करेगा तो 30,000 40,000 का महीना, और एगो सिर्फ फ्लैट का। और वो सब तो आवास लेता है। वही में देखते हुए तेज प्रताप यादव का वीडियो चाहे किसी का, कहता है इन्हें घिउरा रोपवाए हैं, इन्हें भिंडी रोपवाए हैं, देखे हैं कि नहीं, इन्हें मुरई रोपवाए हैं, इन्हें गाजर छिटवाए हैं, है सब मिलता है। 5 साल तक वो फिक्स है। तुम नेक्स्ट टाइम हार गया खुदा ना खास्ते, तो पता है तुमको क्या कर मिलेगा? 30,000 का पेंशन, जब तक तू जिंदा रहोगा। कितना हजार के? 30,000 महीने का पेंशन मिलेगा जब तक तुम जिंदा रहेगा। ए, कोनो नेता को, आरजेडी फेडी को, कोनो एमएलए को, हारो चाहे नहीं, एक बार जीतने के बाद हारिएगा तो अब हारो चाहे जीतो वाला नहीं बात है, एक बार जीत जाएगा। हाँ, विधायक की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विधायक। साल के, मुखिया के ज्यादा वैल्यू नहीं है। साल के 3 करोड़ रुपया सरकार से मिलता है आपको खर्च करने के लिए। तो 15 करोड़ रुपया आपको मिलता है अपने क्षेत्र में खर्चा करने के लिए।
खुद का 1 करोड़ रुपया सैलरी मिल जाता है लगभग 5 साल में। पटना में उस जगह पे आपको सब कुछ मिलता है, गाड़ी मिलता है, टेलीफोनिक, बॉडीगार्ड, हर एक चीज मिलता है आपको। और किसके पैसा से? आपके, हमारे। आप जो बिस्किट खरीदते हैं, आप कोई भी पैकेज का सामान खरीदते हैं, आप बाइक खरीदते हैं, साइकिल खरीदते हैं, सब पर टैक्स है, जीएसटी है, सबका टैक्स सरकार को जा रहा है और सरकार उसका ऐश कर रहा है। इसीलिए नेता फेता के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई ढंग से कीजिए, अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनिए। आज सुनिए, आज केसी सिन्हा एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, सब नेता लोग जाके कहता है वोट देवल जाई, और जैसे ही केसी सिन्हा ऐसे कह रहे हैं तो कह लड़का सब कह रहा है प्रणाम सर, प्रणाम सर। वो उतना लोग को पढ़ा, केसी सिन्हा का नाम नहीं सुना है? किताब पढ़ा होगा केसी सिन्हा का। तो पटना में जा रहे हैं वोट मांगने कुम्हरार में, तो जैसे ही से कह रहे तो 5 को लोग गिर जा रहा है। तो वैसे नेता हैं अभी चुनाव के कि नेता हाथ जोड़ नहीं रहा है, जनता हाथ जोड़ रहा है, प्रणाम सर। केसी सिन्हा कथी से? जन सुराज से है, तो जीतबे करेंगे। कथी से? जब पटना में पढ़ा लिखा लोग रहता है कि कहाँ जे, हाँ अनपढ़ उनपढ़ लोग रहता है वहाँ ना, सब ये सब चलता है कि हई जीतेंगे हौ जीतेंगे, एकरे दबदबा यही से शुरू हो, यही पर खत्म हो, पावर ये हो वहाँ थोड़ी होता है वैसा। ना ना, ये रील्स में आ जाता है, हम देखते उगते नहीं है। हम फिजिक्स को देखते हैं, इधर देख। Find the friction in each case. Find the friction in each case. प्रत्येक स्थिति में घर्षण बल ज्ञात करें। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सब इंक्लाइन प्लेन है, तो फ्रिक्शन का एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो जल्दी से फ्रिक्शन बना के बताइए कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, फटाफट। अभी नहीं तो कभी ना।
बनाओ तेजी से। फॉर्मूला लिखा हुआ है, खाली मान पुट करना है, वो भी नहीं पुट करने आ रहा है तुमको। जी का मान 10 हो खल, अब कथी बताऊ तोरा। अब बताओ, म्यू का मान देले बा 0.3, एम बा 2, जी का मान 10 बा, cos 60 डिग्री के वैल्यू 1/2 होकर। अब तू तोरा हम कथी करूँ बतावा। आंसरवा खाली लिख दूँ कि बउआ आंसर लिख लीजिए, बोलिए तो किसका किसका बन गया। सब साइंस का जड़ खोद दिया है। साइंस में मतलब होता है क्रिएटिविटी। बच्चा को खुद से बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, तब तो उसका दिमाग बढ़ेगा। बन गया, कितनों का बन गया हाथ उठाइए। एक दो, हाँ चलिए ठीक ठाक, अच्छे बच्चे लोग हैं। इसमें कोई दम था जी। अरे क्या तुम लोग ऐसे ही झूठों का हल्ला मचा रहा है। मैं एक बार कह रहा है कि जी सर वो बना दीजिए। बताइए तो इसमें कितना फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। म्यू का वैल्यू 0.3, एम का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल। कितना न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। अरे 0.3 और 10 है। बताइए तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ दम है जी। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एम जी, और अब कितना है कॉस 53 डिग्री। म्यू का वैल्यू 0.5, मास का वैल्यू 20, जी का वैल्यू 10, और कॉस 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 3/5। डेसिमल हटाएगा तो 10 आएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 20 तिहाई 60, 60 न्यूटन। कुछ दम है जी इसमें, बताओ। पता नहीं तुम लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, हमको तो थोड़ा भी इस सब में दम दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अब बताओ इसमें कुछ है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे म्यू एम जी कॉस थीटा। दम वाला क्वेश्चन तो कल आएगा ना। कितना मास लगाया जाए कि रुक जाए, कितना मास करे, कितना म्यू का वैल्यू हो कि रुक जाए, कितना तुम्हारा फोर्स लगाया जाए कि रुक जाए, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए कि रुक जाए। एच वामा सबका क्वेश्चन इस तरह का है, तो सब तो कल आएगा। पहले ये तुमको म्यू एम जी कॉस थीटा अप्लाई करने आए तभी तो आएगा। म्यू एम जी कॉस थीटा अप्लाई करने आएगा तभी तो आएगा। वो टफ वाला क्वेश्चन आसान वाला में झूल जा रहा है। बोलो म्यू का वैल्यू यहाँ कितना है 0.3, एम का वैल्यू कितना है 10, जी का वैल्यू 10, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 4/5। डेसिमल हटाएंगे तो ये 10, 10 से 10 कट गया, ये 5 दूना 10, 3 दूना 6 चौका 24 न्यूटन। अब बोलो तो आसान था कि टफ था। इसमें भी कुछ दम है। बताओ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, म्यू एम जी कॉस थीटा। बोलो म्यू का वैल्यू 0.4, एम का वैल्यू 20, जी का वैल्यू 10, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 4/5 है ना जी। डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इधर 10, तो कटा दो, 10 से 10 कटा दो, 5 चौका 20, 4 चौका 16 चौका 64 न्यूटन। दम था जी, ये सब क्वेश्चन में थोड़ा भी दम था। तू अभी लिख रही है, गलती हो गया है ना। तब क्या है, काहे लिख रही है, छूट गया था। तो देखिए तो आसान आसान था कि टफ था। कितना लोग हैं जो सब सही बनाए, सब सही बनाए हैं। और बनाने के बाद तो सब हाथ उठावे करेगा, हम समझ रहे हैं। ये तुमको अगर लिखने सिर्फ नहीं आएगा तो इसका जो टफ क्वेश्चन है नहीं बनेगा। इसका टफ क्वेश्चन है या फिर ब्लॉक वाला सिस्टम आ जाएगा। कौन वाला सिस्टम, ब्लॉक वाला, तो फिर नहीं बनेगा। इसलिए कम से कम फ्रिक्शन लिखने तो आना चाहिए। हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, इंक्लाइन प्लेन पर रहेगा तो म्यू एम जी कॉस थीटा, प्लेन सरफेस पर रहेगा तो क्या लगाना है, किस केस में रहेगा तो क्या लगाना है। इसमें तुम ह कर रहा है, इसमें कुछ है जी जान प्राण, बताओ। चलो अब याद रखोगे सब कुछ। हाँ तो ठीक है, तो आज की ना 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 होमवर्क लीजिए, होमवर्क। हाँ तो आज कथी में डाल दीजिएगा। बहुत ग्रुप में पढ़े वाला भेल बड़ा, समझ ला। पढ़ाई लिखाई तो 13-22 बा।
ग्रुप में इनका मात्र 3 क्वेश्चन देंगे। फोटो खींचेगा। दो ही क्वेश्चन दे रहे हैं, जाओ। मात्र 2 क्वेश्चन। देखिएगा, इसमें फ्रिक्शन के अलावा एक्सीलरेशन भी निकालना है। फ्रिक्शन तो सब निकाल लेगा, लेकिन एक्सीलरेशन हमको लगता है कम बच्चा ही निकाल लेगा। पहले लड़कियां निकल रही हैं, निकलना है। पहले लड़की निकल रही है, निकलना है। नहीं ना, बैठो अभी। हाँ, लेडीज फर्स्ट। और कुछ हो? तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तेरे चरणों में। रुक जाइए, बोलिए। सब 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 A to Z। A to Z। A to Z। सब कुछ। कुछ नहीं, सब A to Z। खुश। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ नहीं रहा है तुम लोग। का हीरो फीस जमा हो गल बहुत होने के। हो गया हो, ठीक है।